हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुए हैं भारत में उसके बारे में। तो संक्षेप में सारे जो एक्ट हैं और चार्टर एक्ट जो लागू किए गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट लागू किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए अपने स्टडी पर चलते हैं और ये ध्यान रखिएगा, ये स्टडी हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव वे में। तो चलिए अपने स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अब मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके ईयर्स जरूर देखते जाइएगा क्योंकि ईयर के से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लागू हुआ और इसमें क्या था, सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर का दर्जा जनरल का हो गया तथा मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में कर दिया गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि गवर्नर को परामर्श देने के लिए 4 संसदीय कार्यकारिणी की स्थापना की गई। और नंबर 3 पॉइंट है कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसके द्वारा की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये प्रश्न बनता है कि कौन प्रथम न्यायाधीश थे, तो एलिजा इम्पे, और कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, सुधार एक्ट जो कि 1781 में आया था। इसके द्वारा 1773 के अधिनियम में संशोधन कर भारतीयों के रहन सहन में सुधार के आदेश दिए गए। और फिर तीसरा आ जाता है पिट इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लागू किया गया। और इसके अंतर्गत क्या लागू हुए, सबसे पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। फिर कंपनी के संचालन की 3 सदस्यीय गुप्त समिति भी गठन की गई। और बंगाल की प्रेसिडेंसी का बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल प्रेसिडेंसी का बम्बई और मद्रास पर नियंत्रण हो गया। और इसका ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1784 में ये एक्ट आया था। नेक्स्ट आ जाता है 1786 का एक्ट। उसके द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के अधिकार दिए गए। उसे परिषद के निर्णय को रद्द कर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान की गई। आ जाता है चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें जो सुधार हुए, सबसे पहले गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। उसे अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तो ये इसमें नियम आए। फिर चार्टर एक्ट 1813, और ये चार्टर एक्ट था 1793 का। तो 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के संबंध में यह बना रहा। मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहन हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस एक्ट में किया गया था, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। और मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की भी छूट दी गई इस एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट था, तो 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण
कंपनियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दिए गए। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1833 का। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न बनता है कि कब से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो मैं आपको सुबह में एमसीक्यूज कराती हूँ हिस्ट्री का, उसमें ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। तो ध्यान रखिए किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस रूप में विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो विलियम बेंटिक बना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा चीन के साथ इसका व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मैकाले सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त हुआ। तो सर्वप्रथम मैकाले नियुक्त हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीयों की उनकी योग्यता अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का भी आश्वासन इसी एक्ट के माध्यम से दिया गया। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1853 का। यह चार्टर पूर्व के चार्टरों की भांति 20 वर्ष के लिए ना होकर अनिश्चित समय के लिए दिया गया था। इससे पहले के जो चार्टर एक्ट आए थे वो 20-20 वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे। नंबर 2 है, इसके द्वारा कंपनी के निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी डायरेक्टर्स की जो संख्या थी उनको घटा दिया गया। इसमें 1/3 क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे, मतलब ब्रिटिश प्रशासन जो था रानी का, उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। फिर नंबर 3 है, सिविल सेवा में भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद के पूर्ण सदस्यों का दर्जा भी दिया गया। फिर आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1858, जो कि 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद आ गया। तो यहाँ देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम में क्या नई चीज़ें आई। सबसे पहला आता है, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कब यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था, तो 1858 में 1857 की क्रांति के ठीक बाद। गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि होगा। वह भारत के शासक के रूप में गवर्नर जनरल तथा देशी रियासतों के संबंध स्थापित करते समय वायसराय कहलाएंगे। तो वायसराय का पद का सृजन हुआ। फिर नंबर 2 पर आ जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पर भारतीय मंत्री तथा उनकी 15 सदस्यीय काउंसिल की व्यवस्था की गई। इसके 8 सदस्य क्राउन द्वारा तथा 7 सदस्य डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त होंगे। भारत की लेखा तथा भारत संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की जाएगी। फिर आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। इसमें वायसराय की परिषद के 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई तथा उसे परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसके आधार पर कैनिंग ने फोलियो यानी विभागीय व्यवस्था आरंभ की। तो इस पर भी प्रश्न बनता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण हेतु 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें आधे गैर सरकारी हो सकते थे, किंतु इसे कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसियों को अपने क्षेत्र में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया तथा साथ ही उन पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो इसको देख लेते हैं। भारत सरकार की विधि परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक कर दी गई थी, जिसमें न्यूनतम 40% का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश द्वारा होती थी। विधि निर्मात्री संस्थाओं को
प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का सीमित रूप से अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसमें क्या यानी कि आए, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार का प्रावधान किया गया। तो इस पे पृथक सांप्रदायिक मताधिकार का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1909 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है, विधायिका की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा केंद्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। फिर आ जाता है, गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई जिन्हें निर्वाचन तथा सिफारिश द्वारा चुना गया था। गवर्नर जनरल की परिषद तथा भारतीय मंत्री की परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है, विधायिका को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट के संबंध में अधिक अधिकार दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसी समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 1919 में, और इसी समय ये अधिनियम आया था। इंग्लैंड में भारत के संबंध में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्य रखे गए, जिसमें 3 भारतीय होते थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया, राज्य परिषद और विधानसभा। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रही। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों तथा हस्तांतरित विषयों का प्रबंध निर्वाचित भारतीय मंत्रियों द्वारा किया गया था। नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य दिए जाए। नंबर 2 है, प्रांत तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत कर अल्पसंख्यकों हेतु स्थान सुरक्षित रखें। मौलिक अधिकारों तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल दिया जाए। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। इसके बाद आ जाता है, सैनिक मामलों में सलाह देने हेतु प्रतिरक्षा समिति बनाई जाए। देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारों की रक्षा हो, किंतु नरेश अपने यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना करे। इसके बाद आ जाता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1930 में आई। सबसे पहला है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। नंबर 2 पॉइंट आया कि भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। नंबर 3 है, केंद्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। प्रतिनिधित्व की मांग भी साइमन कमीशन में ही की गई। वर्मा को भारत से अलग किया जाए। उड़ीसा व सिंध स्वतंत्र राज्य बनाए जाएं। अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। सेना का भारतीयकरण हो, किंतु ब्रिटिश शासन का नियंत्रण रहे। तो ये था साइमन कमीशन की रिपोर्ट। फिर आ जाता है पूना समझौता जो कि 1932 ईस्वी में हुआ। तो इसका डेट बहुत ही रिपीट होता है, डेट बहुत आता है 1932 पर। हरिजनों के लिए केंद्रीय व्यवस्था में 71 के स्थान पर 147 स्थान सुरक्षित रखे गए। नंबर 2 है, निर्वाचन की विधि संयुक्त ही रखी गई। नंबर 3 है, हरिजनों के सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयत्न किए जाएं। ये हुआ था पूना समझौता के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम जो कि लागू हुआ था 1935 में। इसमें 321 धाराएं तथा 10 परिशिष्ट थे। प्रस्तावना में 1919 ईस्वी के एक्ट को जोड़ा गया और भारत मंत्री की परिषद का अंत कर दिया गया। उसके स्थान पर 3 सलाहकार नियुक्त किए गए। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और शासन विषय 3 सूची में बांटे गए, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत। एक सर्वोच्च न्यायालय तथा महालेखाकार की नियुक्ति की गई।
ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ निर्माण का प्रावधान रखा गया। सिंध को बंबई से पृथक कर दिया गया और प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों में कुल आबादी 11% भाग मतदाता बन गए। गवर्नर जनरल के दायित्व तथा अधिकारों में भी वृद्धि की गई। फिर आ जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो ये हुआ था 1940 में। भारतीयों के आपसी मतभेद के बावजूद युद्ध परामर्शदात्री समिति के गठन और विलंबन नहीं किया जा सका। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देने की पेशकश की गई और भारत का संविधान निर्माण भारतीयों का उत्तरदायित्व है तथा यह भारत की परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। फिर आ जाता है क्रिप्स मिशन, जो कि हुआ 1942 में। सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है, युद्ध की संकटकालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत का शासन फिलहाल ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है, भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया। तीसरा आ जाता है, भारतीय संविधान का निर्माण जनता की प्रतिनिधि संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है वॉवेल योजना। इस पर काफ़ी नेट में क्वेश्चंस बने हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो कि आया 1944 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रधान सेना को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे भारतीय रखे गए और हरिजनों को सवर्णों से पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। कार्यकारिणी परिषद में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना को प्रोत्साहित भी किया गया। इस योजना पर विचार करने हेतु शिमला में सम्मेलन भी बुलाया गया। इसके बाद आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि हुआ 1946 में। एक ढीले ढाले संघ की संरचना की गई जिसमें प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए। पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर करने की व्यवस्था की गई। एक अंतिम सरकार का निर्माण किया गया जिसमें सभी वर्गों के लोग थे। नंबर 4 आ जाता है, राष्ट्रमंडल के सदस्यता भारत के लिए ऐच्छिक होगी। नंबर 5 है, यह योजना या तो पूरी स्वीकार की जानी थी या पूरी अस्वीकार करनी थी। इसके बाद लास्ट आ जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि आया 1947 में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। भारत का विभाजन हो गया तथा पाकिस्तान नामक नवीन राष्ट्र अस्तित्व में आया। देसी रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थी। नंबर 4 पॉइंट आ जाता है, नया संविधान बनने तक दोनों देश 1935 के अधिनियम के आधार पर कार्य करते रहेंगे और राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक ही रखी गई। तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मैंने संक्षेप में आपको बताया है। इसकी डीप स्टडी आप करना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव बुक से स्टडी करें। और जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं वो सीक्वेंस लगाने के लिए ही बनते हैं। जैसे कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया और उसके पहले जो आया वो आया कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो डेट उसका सीक्वेंस जरूर याद रखिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 72 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और कुछ और भी वीडियोस अभी मैं इस सीरीज़ में ले आकर अटैच कर दूँगी। तो अगर आपको कंप्लीट स्टडी करनी है हिस्ट्री की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो प्लेलिस्ट क्रिएट हुआ है, लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।
ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।